नमस्कार। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद महेंद्र सिंह मेहरा की सांसद निधि मामले में सुनवाई हुई है और आपको बता दें कि विकास कार्यों के अनुसार भुगतान करने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार, सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, जिलाधिकारी और सीडीओ से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई तय हुई है। उस क्षेत्र में सांसद निधि न मिलने के बावजूद भी कुछ दूसरी संस्थाओं द्वारा अपने मदों से वो काम करा लिया गया था। हमारा कहना ये था भाई, जिस जगह पर काम हो चुका है उस जगह पर हमारी सांसद निधि को दोबारा खर्च ना किया जाए। जो हमने संशोधित सूची दे रखी है उस संशोधित सूची के अनुसार जो है कि उस सांसद निधि का वितरण किया जाए। लेकिन जो प्रतिवादी लोग हैं, जैसे डीएम नोडल अधिकारी पिथौरागढ़, डिस्ट्रिक्ट जिलाधिकारी पिथौरागढ़, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर पिथौरागढ़, डिस्ट्रिक्ट डीएम चंपावत, इन सभी को हमने कहा था कि भाई आप जो है कि जब तक हमारी संशोधित सूची का कोई समाधान नहीं होता या उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता तब तक आप इस वितरण को रोक दें। वो नहीं माने तो हमने इस लिहाज से हमने कहा ये पब्लिक के हित का मामला, इसलिए हमने वो पीआईएल की थी, जिसमें आज कोर्ट द्वारा उस पीआईएल को जो स्वीकार कर लिया गया है। उधम सिंह नगर जनपद की सीमा विधानसभा खटीमा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का महासम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें SC/ST जाति के इस महासम्मेलन में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से सांसद अजय टम्टा के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। और SC/ST जाति के इस महासम्मेलन का उद्देश्य वर्तमान समय में आ रही समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए विचार विमर्श किया जाना और सरकार से उनके समाधान की मांग करना था। नकल विरोधी कानून आने के बाद सभी युवाओं का जो संदेह था वो समाप्त हो गया है और वो बड़े उत्साह के साथ अपनी आगे आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारियों में लग गए हैं। BCS मेन का जो एग्जाम 23 तारीख से शुरू हुआ है, बड़े उत्साह के लोगों ने अभी उसमें भाग लिया है और उससे पहले जो पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें भी 1,03,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। आने वाले समय में मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि नकल विरोधी कानून अब लागू हो गया है। सभी परीक्षाएं अपने टाइम से होंगी, कैलेंडर से होंगी। सभी हमारे भाई बहन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जोर शोर से अपनी तैयारियां करें। अब जो योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर सबका चयन होगा और पारदर्शी चयन होगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे वन प्रभाग तराई पश्चिमी पर्यटन जोन रामनगर में वन विभाग प्रशासन ने पर्यटन गतिविधियां बंद कर दी हैं और इसका मुख्य कारण घायल बाघ का इस क्षेत्र में दिखना है। पर्यटकों की सुरक्षा के चलते विभाग ने ये कदम उठाया है। साथ ही बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए विभाग जुटा हुआ है, प्रयासरत है। और आपको बता दें कि रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले फाटो पर्यटन जोन के पिछले 14 फरवरी में पर्यटन गतिविधियां वन विभाग द्वारा बंद कर दी गई हैं। इसका मुख्य कारण एक घायल बाघ बताया जा रहा है। वीडियो बनाने के दौरान पर्यटक ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बाघ घायल है। मैं बाहर जाके करता हूँ। चोट लगी यार। पाटो में हमारा 14 तारीख की शाम को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक टाइगर वहां पर जो है टाइगर का मूवमेंट है और वो लंगड़ा के चल रहा है। उसके पैर में चोट देखी गई और वो उसका मूवमेंट बड़ा हल्का हल्का था, तो इसलिए उसको टीम वहां भेजी गई। तो टीम ने कहा कि वास्तव में वो टाइगर घायल है। तो घायल टाइगर के वहां पर मूवमेंट को देखते हुए कि कहीं किसी पर्यटक के पे कोई अटैक करने की या कोई इस तरह की किसी गाड़ी की तरफ दौड़ने की उसकी टेंडेंसी को देखते हुए उसको हमने ये निर्णय लिया कि जब तक ये इसका रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता तब तक हम इस क्षेत्र को बंद करें, क्योंकि वो बिल्कुल नजदीक है, गेट से लगा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर वो टाइगर देखा गया था उस समय। तो ये देखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस तरह की कोई अप्रिय घटना हो जाए, इसको देखते हुए गेट को बंद किया गया। मतलब ये तो केवल इसलिए हम लोग ने बंद किया कि सुरक्षा को देखते हुए अब हमारी सारी एनर्जी अब हम उसको टाइगर को ट्रेस करके उसका रेस्क्यू करने के लिए हमारी तैयारी है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर के स्तर से हमको परमिशन प्राप्त हो चुकी है और सारी गाइडलाइन और उसके जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए, SOP फॉलो करते हुए अब हम लोग उसका रेस्क्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही वो रेस्क्यू करके उसको वहां से रेस्क्यू सेंटर भेज दिया जाएगा, उसके बाद तत्काल टूरिज्म गतिविधियां शुरू कर दी जाएगी।
बढ़ते आगे, पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली तहसील क्षेत्र के एक गांव में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रा के साथ गांव के ही एक व्यक्ति ने जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर मामले को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। और उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि सतपुली तहसील के एक गाँव की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग किशोरी से तहरीर के अनुसार पास ही के गांव का एक व्यक्ति 43 वर्षीय व्यक्ति ने घर के निकट खेतों में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही पुलिस को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए। सतपुली क्षेत्रांतर्गत विगत 22 फरवरी में एक मामला हमारे संज्ञान में आया, जिसमें एक जो नाबालिग लड़की है उसके साथ दुराचार का मामला प्रकाश में आया है। उसमें हमें 22 तारीख में तहरीर प्राप्त हुई है, तो हमने 22 तारीख में उसमें FIR लॉन्च कर दी थी। इसके साथ साथ में जो मामला है वो रेगुलर पुलिस को भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसमें आयु नियुक्त हो चुका है तथा विवेचना जारी है। उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में आज भाजपा मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। कांग्रेस में AICC की सूची पर घमासान छिड़ा हुआ है और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने इस लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कई नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। – 2024 के चुनावी दंगल को जीतने के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही बूथ को मजबूत करने समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही भाजपा जल्द दायित्वों का बंटवारा भी करने जा रही है। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की चर्चा हुई। दुष्यंत कुमार गौतम ने ये भी साफ कर दिया है कि भीतरघात करने वालों को पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं देने जा रही है। देखिए, एक राजनीतिक दल होने के कारण पार्टी को मजबूत करना और पार्टी के राजनीतिक दल के नाते हमारी मुख्य इकाई जो है वो बूथ है। आपने देखा होगा ऊपर से लेके नीचे तक आदेश होता है, पालन होकर बूथ पर ही होता है वो। इसलिए बूथ सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है और वो हमारे बूथ अध्यक्ष तक पहुँचे। इसकी सारी व्यवस्था की लगातार बैठकें चलती रहती है। ऐसी आज एक बैठक 2024 के लिए जो टारगेट है वो तो टारगेट तो पूरे देश ने बना दिया, हमने नहीं, जनता का टारगेट है। जनता का टारगेट ये है कि 2014 में जितनी मतों से, जितनी सीटों से मोदी जी को जिताया था, उसमें 2019 में उसको कई गुना आगे जा कर के किया। और अब देश के लोगों ने, मेरे उत्तराखंड के लोगों ने, हरिद्वार के बच्चे ने ये तय कर दिया कि 2019 में जो मिला अब 2024 में कई गुना ज़्यादा एक तरफा मत करेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने नेताओं को मनाने में जुट गई है। वजह यह है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के अन्य नेता AICC की लिस्ट से नाराज हैं। नहीं, कांग्रेस के कई नेता प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के कार्यों से भी खुश नहीं हैं। प्रीतम सिंह ने तो अपनी ही पार्टी के प्रभारी पर अपनी मर्जी से ही पार्टी चलाने का आरोप लगाया था। वहीं पार्टी के कुछ अन्य नेता भी प्रभारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस में लोकतंत्र की वजह से नेताओं की नाराजगी बाहर आ रही है। पार्टी के नेताओं में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस प्रदेश का बड़ा सौभाग्य रहा है कि यहाँ पर अंबिका सोनी से लेकर गुलाम नबी आज़ाद से लेकर और उसके बाद मोतीलाल बोरा तक एक से एक प्रभारी यहाँ रहे हैं। और हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इन तमाम लोगों के साथ में
कदम से कदम मिलाकर आज भी 2000 से लेकर और 23 सालों तक लगातार चलते आए। अब अगर दिल्ली में बैठकर कुछ फैसले होंगे और उत्तराखंड में आकर वो फैसलों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ऐसे कैसे चलेगा, ये बताइए ना। देखिए, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी में जो है आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे यहाँ छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़ा नेता अपनी बात को मुखरता के साथ प्रदेश नेतृत्व के सामने और राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखता है। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं कि कार्यकर्ता या नेता अपनी बात को नहीं कह सकते हैं। अब वो एनओसीआई के कार्यकर्ता हों चाहे प्रदेश स्तर के कोई बड़े कार्यकर्ता हों, तो कहीं पर अगर लगता है कि यहाँ पर ये काम इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसे सही किया जा सकता तो अपनी बात मुखरता से नेता रखते हैं और पार्टी भी उसको सहजता से लेती है। और अगर कोई महत्वपूर्ण सुझाव है, कुल मिलाकर एक तरफ जहां भाजपा 2024 के दंगल को फिर से जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ही नेताओं के झगड़ों में उलझी हुई है। देखना होगा क्या कांग्रेस में नेताओं के बीच मचा घमासान चुनाव से पहले थम जाएगा। क्या कांग्रेस 24 के दंगल में अपना खाता खोल पाएगी? क्या बीजेपी की तैयारी कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत स्थित गोलज्यू मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोलज्यू न्याय के देवता हैं और इसी कारण लोगों की उनके प्रति विशेष श्रद्धा रहती है। सभी की आस्था का ये प्रमुख स्थल है। यहाँ से मनोकामना पूर्ण होने से लोगों को मानसिक शांति का भी अनुभव होता है। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने मंदिर से जुड़े लोगों के साथ ही उपस्थित बच्चों एवं बुजुर्गों आदि से भी बातचीत की और क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी ली। उधर हरिद्वार में एसआईटी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जेई और एई भर्ती परीक्षा प्रकरण में कनखल थाने में दर्ज मुकदमे की जांच कर रही है। एसआईटी को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईटी ने 50,000 के इनामी आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनुराग पांडे के बैंक खाते एफडी से लगभग 13,41,000 रुपए फ्रीज किए गए और आरोपी द्वारा अपने और अपनी बहन प्रियदर्शनी के नाम से बैंक में जमा करवाए थे। आरोपी द्वारा उधाड़ी मैंगलोर में किराए के मकान में अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध कराकर मोटी रकम ली गई थी। प्रकरण में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, इसके बाद इसमें 6 लोग की पूर्व में गिरफ्तारी हुई थी। इसमें 3 लोग अभी वांटेड चल रहे थे, जिसमें जो मेन इसकी कड़ी है, जिस पर इनाम भी घोषित हो रखा है, 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा किया गया। उसमें एक अभियुक्त अनुराग पांडे जो मूल रूप से बलिया का निवासी और संजीव चतुर्वेदी का रिलेटिव भी है और उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 50,000 के इनाम था। उसके जो उसने अवैध धन इसे इस परीक्षाओं के माध्यम से मिला था, उसमें उसने कुछ अपने सिस्टर के अकाउंट में एफडी करके रखा हुआ था, कुछ पैसे जमा किए थे, जिसमें 13,41,000 का जो हिसाब अभी इसके अकाउंट से हमें मिल गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला लिया है। इसमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान भी शामिल हैं। इस फैसले का विरोध मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, तो वहीं संत समाज इस फैसले का स्वागत कर रहा है। साथ ही संत समाज ने मांग की है कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए और सरकार इसके लिए संसद में कानून भी बनाए। आपको बता दें कि भूमा पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ का कहना है कि देश में वक्फ बोर्ड के पास 32 लाख स्क्वायर हेक्टेयर जमीन है और भारत बहुसंख्यक देश है, यहाँ अल्पसंख्यक देश है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कोई भी अपना दावा पेश नहीं कर सकता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और 32 लाख स्क्वायर हेक्टर जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। क्यों है? बहुसंख्यक देश है या अल्पसंख्यक देश है? कि कोई भी संपत्ति पर कुछ नहीं कह सकते। उनका ट्रिब्यूनल में होगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जाने का नहीं है। तो बहुसंख्यक देश के अंदर जो है सनातन धर्म बोर्ड क्यों नहीं है? हमारे जितने भी तिरुपति के मंदिर है, वैष्णो मंदिर है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये सब गवर्नमेंट के पास है। तो ये वक्फ बोर्ड का जो है सिस्टम खत्म हो, ये वक्फ बोर्ड नष्ट हो और यहाँ सनातन धर्म बोर्ड बने
और जैसे अकाल तख्त पे जो है व्यवस्था दी जाती है, ऐसी उसमें शंकराचार्य लोग रहें। इसलिए आवश्यक है कि वर्तमान में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, संविधान का दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से सनातन धर्म के संरक्षण में और उस संपत्ति में जिससे सनातन धर्म संचालित किया जाता है उसको रख रखाव कर पाएंगे। इसलिए इस बोर्ड का, सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। हम लोगों के जो उद्देश्य हैं, हम लोगों की जो मांग है, हम लोग जो चाहते हैं सनातन धर्म के संरक्षण के लिए, उसके लिए सरकार कैसे कर पाएगी। अगर उन्हें कानून बनाने की आवश्यकता है तो कानून बनाए। देखिए, जो ये बोर्ड बना है, बोर्ड हमारा सनातन का भी एक बोर्ड होना चाहिए था। हमने भी मांग रखी हमारा भी एक बोर्ड हो। हमारा कोई बोर्ड नहीं है और जितनी भी हमारी जो मठ है, अखाड़े, बहुत हमें दिक्कत आती है। कोई भी आकर के हम पे हमला करता है और इनके लिए एक ऐसा बोर्ड बनाया गया है कि बोर्ड ही इनका जो है डिसीजन देता है। तो हम ये मांग करते हैं सनातन का भी एक बोर्ड हो। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने ही जितनी भी प्रॉपर्टी उनके पास है, ये कांग्रेस ने उनको दी है और जो भी हमारे सनातनी प्रॉपर्टी हमसे छीनी है, अब हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है और हमें आशा उम्मीद है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी भी सुरक्षित हो जाएगी और हमारा भी एक बोर्ड बनेगा। और इसी बीच बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है। संत सम्मेलन में हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया। संतों ने रखे अपने अपने विचार, साथ ही सनातन संस्कारों पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की गई। परमार्थ निकेतन प्रमुख चिदानंद मुनि ने 9 दिवसीय वार्षिक उत्सव का भी इस दौरान समापन किया। हरिद्वार से बड़ी खबर, हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प इस बैठक के दौरान, साथ ही संतों ने अपने विचार व्यक्त किए और सनातन संस्कारों को लेकर इस बैठक में चर्चा की। तो परमार्थ निकेतन प्रमुख भी इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। 9 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन हुआ है। बड़ी खबर हरिद्वार से। खबर रुड़की से है, जहां राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने हाल ही में पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताया है। इसके साथ ही कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के साथ आम आदमी के उत्थान के लिए लगातार कार्यरत है। साथ ही दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और जल्द ही ये विश्व में नंबर 1 पर होगी। गांधी शिल्प कन्या इंटर कॉलेज में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं और साथ ही देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया जो कि आदिवासी जनजाति से हैं, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा उदाहरण है। अपने नज़रिए से अपनी महामहिम जी का अभिभाषण और अपने देश का समावेशी बजट, उस पर बताना चाहती थी कि हर क्षेत्र को कैसे इस बजट में छुआ गया है और ये अमृतकाल की आधारशिला है। इन आने वाले 25 वर्षों में निश्चित रूप से ये देश विकसित देश होगा, यहाँ का मध्यम वर्ग समृद्ध होगा, किसान हर तरह से समृद्ध होगा, जिस तरह से ये वर्ष मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।